अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान बिहार के मोतिहारी में पैदा हुए अंग्रेजी के मशहूर उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल कहा करते थे, पॉलिटिकल लैंग्वेज इज डिजाइन्ड टू मेक लाइज साउंड ट्रूथफुल एंड मर्डर रिस्पेक्टेबल। इसका हिंदी में अनुवाद है कि राजनीतिक भाषा को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि झूठ सच लगने लगे और हत्या भी सम्मानजनक लगने लगे। लोकतंत्र की हत्या तो आप देख ही चुके हैं, अब ये देखिए कि किस तरह हमारे जवानों की हत्या हो रही है। आज से 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में रमजान के पवित्र महीने के दौरान सुरक्षा बल अपने ऑपरेशन शुरू न करें। यह फैसला इसलिए लिया गया था ताकि शांतिप्रिय मुसलमान शांतिपूर्ण माहौल में रमजान को मना सकें। देखने और सुनने में यह सब कुछ बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर लगता है और हो सकता है कि इस कदम का मकसद भी नेक रहा हो। लेकिन आज सवाल यह है कि जब आतंकवाद का कोई धर्म होता ही नहीं तो फिर कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध विराम की घोषणा रमजान के महीने में ही क्यों की गई, वो भी तब जब भारत अपने आप को धर्मनिरपेक्ष देश कहता है। हम ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले 2 दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखकर यह लगता है कि घाटी में सुरक्षा बलों के हाथ बांधना एक गलत फैसला था। बांदीपुरा के हाजिन में आज सुबह सुबह आतंकवादियों ने 13 राष्ट्रीय राइफल्स की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर दिया। इसके अलावा आज ही दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में 5 आतंकवादियों ने J&K बैंक को लूट लिया और 3,28,000 रुपए लेकर भाग गए। कल श्रीनगर में आतंकवादियों ने एक होटल के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों से 3 राइफल्स छीन ली थी और बाद में उन आतंकवादियों ने छीनी हुई राइफल्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की। 2 दिन पहले जैसे ही कश्मीरी आतंकवादियों को सीज फायर वाला गिफ्ट दिया गया, उन्होंने रमजान के पवित्र महीने में 23 साल के एक युवक की हत्या कर दी। आरोप के मुताबिक आतंकवादियों ने पहले उस युवक का अपहरण किया और फिर उसे बहुत बेरहमी से मार डाला। यह घटना बांदीपुरा के हाजिन इलाके में हुई थी। सीज फायर की घोषणा के कुछ ही घंटों के बाद दक्षिण कश्मीर के शोपियां में पत्थरबाजों की फौज ने राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ी पर भी हमला किया। यह तो कश्मीर में मौजूद आतंकवादियों की बात हुई जिन्हें गृह मंत्रालय ने एक प्रकार की फ्री रोमिंग वाली सुविधा दे दी है। लेकिन आज पाकिस्तान की बात करना भी जरूरी है क्योंकि जब से यह फैसला लिया गया है उसी दिन से पाकिस्तान सीमा पार से लगातार गोलीबारी कर रहा है और सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जम्मू के सांबा, हीरानगर और आरएसपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई फायरिंग में 4 नागरिकों और बीएसएफ के एक जवान की मौत हुई है। यानी जम्मू कश्मीर में मौजूद पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान की सेना दोनों ही सीज फायर वाले डिस्काउंट का पूरा लाभ इस समय उठा रहे हैं। आज आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि रमज़ान का महीना बहुत पवित्र होता है, लेकिन ये महीना पवित्र सच्चे मुसलमानों के लिए होता है। आतंकवादियों ने कभी भी रमज़ान के इस महीने को पवित्र नहीं माना और आतंकवादियों ने कभी भी आतंकी घटनाओं से इस रमज़ान के महीने के दौरान कभी परहेज नहीं किया। अगर आप दुनिया भर की घटनाएं उठाकर देखेंगे तो रमज़ान के महीने के दौरान आतंकवादियों ने दुनिया भर में सैकड़ों लोगों की हत्याएं की हैं रमज़ान के इसी पवित्र महीने के दौरान। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन सीज फायर की वकालत करने वाली जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को अब भी उम्मीद है कि पाकिस्तान बहुत शरीफ है और वो हिंसा का रास्ता छोड़ देगा। उन्होंने मारे गए लोगों और बीएसएफ के शहीद के परिवार के प्रति संवेदना तो जताई है, लेकिन आतंकवादियों को डिस्काउंट देने के बाद इन संवेदनाओं का कोई अर्थ रह नहीं जाता। बीएसएफ का जो जवान शहीद हुआ उसका नाम था कांस्टेबल सीताराम उपाध्याय और आज इस शहीद की पत्नी देश के गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती है और हम चाहेंगे कि आप सब आज ध्यान से देखें कि शहीद की पत्नी आप सब से, देश से और सरकार से क्या सवाल पूछ रही है। सबसे पहला तो मोदी सरकार का गलती है कि वो दिखावटी का फायरिंग कर रहे और फायरिंग करने का रमजान तक का बंद कर दिए। मुआवजा से क्या होगा? मेरा आदमी थोड़ी ना लौट जाएगा, मेरा ही मासूम बच्चा का पिता लौट सकता है क्या? नहीं लौट सकता। इससे ज्यादा क्या हम बोल सकते। अब इस खबर के सबसे बड़े पहलू पर बात करते हैं, क्योंकि बात चाहे आतंकवादियों की हो
या पाकिस्तान की। अगर हमने उन्हें अपने मन के मुताबिक हरकतें करने की छूट दे दी तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और यही चिंता सुरक्षा विशेषज्ञों की भी है। जम्मू कश्मीर में वर्ष 2018 में अभी तक 65 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। अप्रैल 2018 तक 48 बार घुसपैठ की कोशिशें हुई, जिसमें 24 आतंकवादी कामयाब रहे। अभी तक 860 से ज्यादा बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। भारत विरोधी ताकतों ने 50 से ज्यादा स्थानीय आतंकवादियों को अपने गुट में शामिल कर लिया है और आतंकवादी हमलों में सेना के 29 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। यानी स्थिति बहुत गंभीर है। अगर हमने ढीला रवैया अपनाया तो भारतीय सेना ने आतंकवादियों और पाकिस्तान के खिलाफ जो टैक्टिकल गेन यानी रणनीतिक फायदा हासिल किया था वो हमसे छिन जाएगा। इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि आतंकियों और पाकिस्तान को जरा सी ढील देने का मतलब होगा अपने किए कराए पर पानी फेरना। सुरक्षा बल किन हालात में दक्षिण कश्मीर जैसे मुश्किल इलाके में काम करते हैं और उन्होंने किस तरह आतंकवादियों को दबाकर रखा है, इसका सच कभी भी पूरी तरह से आपके सामने आता नहीं, क्योंकि मीडिया वहां पर पहुंचता नहीं, जान जाने का खतरा होता है और इस तरह की जो असाइनमेंट्स होती हैं वो बड़ी मुश्किल होती हैं। इसलिए मीडिया के रिपोर्टर्स वहां जाना नहीं चाहते। लेकिन जी न्यूज की टीम ने यह फैसला किया कि हम तमाम तरह के खतरे उठाकर सीधे दक्षिण कश्मीर से वहां जाकर रिपोर्टिंग करेंगे और आतंकवादियों और पत्थरबाजों का एक एक सच आपको दिखाएंगे। हम दक्षिण कश्मीर के शोपियां में स्थित 12 राष्ट्रीय राइफल्स में गए, 12 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स में गए जो शोपियां, पुलवामा और बड़गाम में आतंकवादियों से लड़ती है। इन जगहों के नाम आप हर दूसरे दिन आतंकवादी घटनाओं या मुठभेड़ के सिलसिले में अक्सर सुनते रहते होंगे। यहां हमारी नजर एक दिलचस्प वाक्य पर गई। राष्ट्रीय राइफल्स के हेडक्वार्टर में प्रवेश करने के दौरान हमने देखा कि वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आज कांटेक्ट होगा। यानी राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों को यह बात अच्छी तरह पता है कि दक्षिण कश्मीर में उनका सामना आतंकियों से कभी न कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। यहां हमने राष्ट्रीय राइफल्स की 44वीं बटालियन के साथ काम करने का फैसला किया और उनके साथ समय बिताया। यह वही बटालियन है जिसने 29 अप्रैल 2018 को समीर टाइगर नाम के आतंकवादी और 6 मई 2018 को सद्दाम पाडर जैसे खतरनाक आतंकवादी को मार गिराया था। समीर टाइगर वही आतंकी है जिसने 44 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर रोहित शुक्ला को चुनौती दी थी और 24 घंटे के अंदर ही मेजर रोहित शुक्ला ने उसे मार दिया था। यह बटालियन पिछले 5 महीनों में 19 आतंकवादियों को मार चुकी है। दक्षिण कश्मीर से रिपोर्टिंग के दौरान हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा ने लगभग उन्हीं परिस्थितियों का सामना किया जो राष्ट्रीय राइफल्स के जवान हर रोज करते हैं। उनकी गाड़ियों पर लगातार पत्थर बरसाए जाते हैं, पेट्रोल बम से हमला किया जाता है और गोलियां चलाई जाती हैं। सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च होने के बाद दक्षिण कश्मीर से ये पहली ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट है जिसमें सब कुछ असली है। इस रिपोर्ट के नायक असली हैं, खलनायक असली हैं, खतरे असली हैं और गोलियां और पत्थर भी बिल्कुल असली हैं और खून भी असली है। आज आप दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जगहों में से एक में जाएंगे और मिलेंगे उन लोगों से जो दिन रात आतंकवाद से जूझ रहे हैं। इनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कांटेक्ट होना, यानी आतंकवादी से मुठभेड़ हो जाना। मैं इस समय दक्षिण कश्मीर के शोपियां में हूं, लेकिन यह जगह जम्मू कश्मीर की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। यहां अभी भी 125 से ज्यादा आतंकवादी सक्रिय हैं। हम इस समय राष्ट्रीय राइफल्स की 12वीं सेक्टर के हेडक्वार्टर में हैं, जिनका काम है इन आतंकवादियों को मारकर इलाके में अमन वापस लाना।
44 RR शोपियां के जोरा मांडलू में तैनात है, जो चारों तरफ से जंगलों और पहाड़ों से घिरा है और हर तरफ आतंकवादी फैले हुए हैं। यहां सेना की गाड़ियों पर घात लगाकर होने वाले हमलों के अलावा घेर कर भारी पत्थरबाजी होना आम बात है। और हमें भी सेना के ही एक काफिले का हिस्सा बनकर जाना है। हम यहाँ 12वें सेक्टर हेडक्वार्टर से 44 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन जाने के लिए तैयार हैं। हर राष्ट्रीय राइफल बटालियन किसी खास रेजिमेंट से बनती है। 44वीं राष्ट्रीय राइफल बटालियन राजपूत रेजिमेंट से बनती है, यानी जो भी इसमें जवान और अफसर हैं वो राजपूत रेजिमेंट से होंगे। हमारे साथ मेजर धीरज हैं, जो हमें वहाँ तक ले जाने के लिए आए हैं। मेजर धीरज, कितना वक्त लगेगा, कितनी दूर है? हमें यहाँ से तकरीबन 30 मिनट लगेंगे। रास्ता करीब 11 किलोमीटर का है। रास्ता ठीक है? क्योंकि यहाँ की खबरें और वो जो हम लोग देखते हैं। नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। रास्ता बिल्कुल ठीक है, तो चलें। ऐसे इलाकों में सेना ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करती है जो गोलियों और पत्थरों को झेल सके। कुछ छोटी गाड़ियों के साथ एक बड़ी बख्तरबंद गाड़ी होती है जो बारूदी सुरंगों को भी झेल सकती है और बड़े हमले का मुकाबला करने के लिए इसके अंदर 20 तक सैनिक बैठ सकते हैं। एक गांव के पास अचानक फायर की आवाज आई और सैनिक एक्शन में आ गए। कश्मीर में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। 12 सेक्टर हेडक्वार्टर से 44वीं बटालियन तक जाने में रास्ते में इस गांव के पास अचानक फायर हुआ है। डिसमाउंटिंग हुई है, यानी हम लोगों की गाड़ियां रुकी हैं और सैनिकों ने चारों तरफ पोजीशन ली है। दरअसल आतंकवादियों के छुपने के ठिकाने इसी किस्म के सेब के बगीचे होते हैं, खेत होते हैं। बटालियन के सिपाही शिवा ने कंफर्म किया है कि ये गन शॉट्स नहीं थे, बल्कि शायद किसी ने पटाखे छोड़े थे। पर यहाँ पर आर्मी के कॉन्वॉय के ऊपर गन शॉट फायर होना भी बहुत आम बात है। बहरहाल अभी फुर्ती से फिर से दोबारा गाड़ियों में बैठेंगे और आगे चलेंगे। हमें बताया गया कि गांव से पटाखों की आवाज़ आई थी, लेकिन उन कुछ पलों की उत्तेजना बिल्कुल असली थी, क्योंकि यहाँ पटाखों की आवाज़ खुशी नहीं बल्कि किसी हमले का अंदेशा पैदा करती है। हालांकि ये केवल कुछ पटाखों की आवाज़ें थीं, लेकिन इस दौरान भी जो भी ड्रिल की गई कि किस तरह से नीचे उतरना है, किस तरह से घेरा लगाना है और किस तरह से इस बात को कंफर्म करना है कि क्या है, बिल्कुल वैसा ही था जैसा यहाँ दक्षिण कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स के जवान दिन रात रोज झेलते हैं। थोड़ी देर बाद हम उस बटालियन के हेडक्वार्टर तक पहुंच गए जो आतंकवादियों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। तो हम 44 RR के हेडक्वार्टर में पहुंच गए। इस साल अब तक 29 आतंकवादियों को मार चुकी है ये अकेली बटालियन, और इसी साल 29 अप्रैल को समीर भट्ट, जो समीर टाइगर अपने आप को कहता था, और अभी 6 मई को सद्दाम पाडर। हम इस वक्त मिल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल SK सिंह से। सर, पूरा देश आप लोगों की तरफ देखता है। आप इस दूर दराज के इलाके में हैं, शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि पूरा देश 44 RR को पहचानता है। इस जगह रहकर चारों तरफ आतंकवादियों के गढ़ में बैठकर उनको लगातार मारना बहुत हिम्मत का काम है। बहुत खुशी और बहुत गर्व है कि मैं आपसे मिल पाया। आपका 44 राष्ट्रीय राइफल्स में स्वागत है। धन्यवाद। सद्दाम पाडर को ढेर करने वाले मेजर रोहित शुक्ला भी अस्पताल में ही हैं, लेकिन दूसरे अफसर उसी जोश के साथ आतंकवादियों के सफाए में लगे हैं। यहाँ हर वक्त आतंकवादियों के ठिकानों या मौजूदगी की खबरें आती रहती हैं और हर खबर के बाद इनकी उम्मीद जग जाती है कि आज कांटेक्ट होगा। आप लोगों को उस चुनौती के बारे में पता कैसे चला कि उसने चैलेंज किया है? एक शाम पहले हमारे पास एक वीडियो आया था जिसमें समीर भट्ट ने एक जो लोकल आदमी था उससे कुछ बुलवाया था और उसमें उसने आखिर में मेजर शुक्ला को धमकी दी थी।
तो फिर आप लोगों ने क्या डिसाइड किया? उसी वक्त डिसाइड हो गया या इत्तेफाक था कि उसी वक्त इंट मिल गया? समीर भट्ट काफ़ी टाइम से हमारे रडार के ऊपर था और दूसरे दिन सुबह हमें करीब 8:30 बजे करीब इसकी इनपुट मिली एंड दिन का वक्त था और टाइम कम था, इसलिए अगले खबर मिलने के अगले 20 मिनट में हमने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। हमने इस दिन के 9:30 बजे भी ऑपरेशन किए हैं, हमने रात के 12 बजे भी और सुबह के 4 बजे भी ऑपरेशन किए हैं। तो देयर इज़ नो टाइम फॉर ऑपरेशन। जिस भी वक्त हमें इनपुट मिलती है हम तुरंत लॉन्च हो जाते हैं। किसी भी वक्त ऑपरेशन टेक प्रायोरिटी, तो चाहे हम 3 दिन ऑपरेशन करके आ रहे हों और उसके बाद भी इनपुट अगर मिलती है तो वी पुश आवरसेल्व्स एंड लॉन्च दैट ऑपरेशन। तो आराम या रिलैक्स करना ये जो है ये हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में काफ़ी नीचे आता है। ऑपरेशन आदि प्रायोरिटी। हेलो, हाँ जनाब। ओके ओके ओके, कितने बंदे हैं? ओके ठीक है, आप देखते रहिए जनाब, हम निकल रहे हैं यहाँ से। ओके ओके। क्या हुआ क्या? आसपास की लगी कहीं खबर आ रही है। क्या है, क्या टेररिस्ट है? अब बोला तो जा रहा है। हेलो शिवा, टीम 1 और टीम 2 मेरे पास आ जाओ। जब 44 RR के साथ होते हैं तो आप हर वक्त किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए, किसी भी आकस्मिक बात के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ ऑपरेशन लगातार लॉन्च होते रहते हैं। अभी अभी एक खबर आई, अभी एक इनपुट आया और 2 टीमें अभी अभी बुलाई गई हैं और थोड़ी ही देर में, कितनी जल्दी 10 से 15 मिनट में ये यहाँ से निकलेंगी। हम उनके साथ जा रहे हैं। तैयार होकर बाहर निकलने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं। तुरंत हालात की ब्रीफिंग और आतंक के शिकारी निकल पड़े। दक्षिण कश्मीर के इस गांव में जिस मकान में आतंकी के होने की खबर आई है वो थोड़ा अलग थलग है, इसलिए पत्थरबाजों के फौरन आने की आशंका नहीं है। फिर भी ऑपरेशन बेहद खामोशी से और कम वक्त में किया जाना है। सड़क को छोड़कर जंगल के रास्ते पर इन सैनिकों के साथ तेजी से चलना मुश्किल है, लेकिन पीछे अकेले छूटना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। बेहद खामोशी से मकान के चारों ओर घेरा डाल दिया गया। लाइट मशीन गन, दूर से अचूक निशाना लगाने वाली स्नाइपर राइफल, हर चीज अपनी जगह पर, साथ ही कुछ नए हथियार भी। खबर यह है कि यहाँ से ये छाछमर्ग गांव है और यहाँ से जिस जगह हम लोग गाड़ियों से उतरे वहाँ से तकरीबन 100-150 मीटर दूर घर है जहाँ पर आतंकवादी के छुपे होने की खबर है। गाइड्स अपनी लोकेशन पे पहुँचो, अपनी लोकेशन पे पहुँचो। मैं थोड़ा सा पीछे हूँ। दूसरी टीम ने कॉर्डन डाल दिया है। टारगेट सामने नजर आ रहा है। शिवा शील्ड मंगाओ और इसका कुछ लाइन वगैरह मोस्ट लाइकली इसके अंदर 3 कमरे हैं एंड सिंगल स्टोरी हाउस, इट शुड बी इजी, नॉट अ मच इशू। तो अभी आप शील्ड मंगा रहे हैं? हाँ जी। कॉर्डन डाल दिया गया है। सामने मुश्किल से 50 मीटर दूर, 100 मीटर दूर एक घर है जहाँ के बारे में खबर मिली थी। सूरज ढल रहा है और शायद कांटेक्ट हो गया। पहली आवाज़ें आ रही हैं, फायर की पहली आवाज़ सुनी दी गई। जो भी घर के अंदर है वो हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ। इस घर में कोई नहीं मिला। यहाँ का ऑपरेशन कॉल ऑफ किया जा रहा है। पार्टियाँ धीरे धीरे इस इलाके से डिंडक्ट हो रही हैं, लेकिन यह आशंका ज़रूर है कि शायद वो आतंकवादी यहाँ से निकलकर आसपास के इलाके में गए हों। टीम में तनाव हल्का पड़ता देख अंदाजा लग गया कि आतंकी खबर पाकर निकल गए। आसपास के इलाकों में लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया, यानी कभी भी पत्थरबाजी का खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिकों के लिए ये रोज का काम है। जब ये हम लोग आते हैं वापस और या ऑपरेशन में जाते हैं और जिस तरह से स्टोन पेल्टिंग हो रहा है तो उसमें हम लोग मैक्सिमम रिस्ट्रेंट करते हैं। हमारे ट्रूप्स की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, उनका मोटिवेशन लेवल बहुत अच्छा है और हमारी कोशिश ये होती है कि हम सिविलियंस को एंगेज ना करें किसी भी हाल में, चाहे वो हमारे ऊपर कितनी भी स्टोन पेल्टिंग या पेट्रोल बम फेंकते हैं, क्योंकि और हमारे साथ पुलिस और CRPF होती है और उनसे वो लोग डील करते हैं।
तो हमारा ये कोशिश होती है कि कम से कम उनके साथ हम एंगेज करें, सिविलियंस के साथ। यहाँ मोटिवेट करने के लिए आसपास के दूसरे सैनिक ही बहुत हैं, जो न केवल इन्हें बल्कि पूरे देश को मोटिवेट कर सकते हैं। मेजर रोहित शुक्ला ऐसा ही एक नाम है। जब वो उस वीडियो की खबर आप लोगों को मिली थी, आपके अफसरों को मिली थी, जवानों को मिली थी, तो आपका रिएक्शन क्या था? हम लोग हंसे थे उस वीडियो को देख के, क्योंकि हम जानते थे कि वो किस तरह का आदमी है। एक क्रिमिनल आदमी है वो, जिसने लोगों से मारपीट करना, बड़े बूढ़ों को, औरतों को मारना, उनसे पैसे लूटना और इस तरह के क्रिमिनल एक्शन में उसका काम था। वो डर डर के भागता रहता था, छुपता रहता था। और मेजर शुक्ला से तो उसका बिल्कुल क्लोज एक बार बच गया था वो। तो हमें काफ़ी हंसी आई कि ये देखो किस तरह का वीडियो निकाल रहा है। और उसके बाद हम लोग उसके पीछे थे, पुलिस भी उसके पीछे थी। उनकी इनपुट आने पर फिर उसके ऊपर एग्जैक्ट लोकेशन मिली और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। वो तो वहाँ भी छुपने की कोशिश कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था। तो टाइगर जैसा तो कुछ नहीं था, खुद को टाइगर बोलने से कोई टाइगर तो होता नहीं है। शाम ढल रही है, लेकिन अब यहाँ सक्रियता और बढ़ जाएगी। रात में आतंकवादी हमले करते हैं जिनसे बचना है, और रात को ही वो अपने ठिकानों में जाएंगे जहाँ घेरा डालना है। हर हाल में उम्मीद यही कि आज कांटेक्ट होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, शोपियां। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी एक्टिव हैं, असल में वो आतंकवादी बहुत कायर होते हैं और सिर्फ अपने नाम के सामने टाइगर लगाकर वो बहादुर बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर उनका क्या अंजाम होता है, ये अभी आपने देख लिया।